हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो आपका टेस्ट था उस टेस्ट के टॉपिक थे केंद्र राज्य संबंध, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद। ये सब आपके क्या कहते हैं टेस्ट के टॉपिक थे। और यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पेपर सेकंड आपका चालू हो गया, पेपर सेकंड है। ठीक है ना, पेपर सेकंड आपका चालू है। यूनिट पार्ट ए है, यूनिट जो है फर्स्ट है। ठीक है ना, तो पेपर सेकंड कर लेना। ठीक, देख लेते हैं आज की क्वेश्चन क्या है। पहले नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 लाइनों में लिखना है। तो आपसे पूछा गया आर्टिकल 51। तो डीपीएसपी जो है आपके नीति निदेशक तत्व जो है उसका ये आर्टिकल 51 है। सबसे लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। बी नंबर का आपको क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद को पूछा गया क्षेत्रीय परिषद है क्या। सी नंबर का क्वेश्चन आपसे सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद को डायरेक्ट मैंने पूछ लिया परिभाषा में आपसे, तो सहकारी संघवाद को बताना है। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है 50 शब्दों का क्वेश्चन है, 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन है आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों समझाना है। जो नीति निर्देशक तत्वों में जो गांधीवादी सिद्धांत समाये हुए उनको आपको लिखना था। वो अनुच्छेद लिखने थे जो गांधीवादी विचारधारा को प्रकट करते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन था आपको मौलिक कर्तव्यों के महत्व को स्पष्ट करना था। और जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन था वो था 200 शब्दों का, 11 मार्क का क्वेश्चन था, 2 पेज लिखने थे आपको। केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों को बताना था। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध होते हैं, विधायी संबंध अलग होते हैं, वित्तीय संबंध अलग होते हैं। वित्तीय संबंध होते हैं, विधायी संबंध होते हैं और प्रशासनिक संबंध होते हैं। आपसे क्वेश्चन केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, 4 प्रकार से पूछा जा सकता है। जब आएगा कि केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध बताइए, केवल ये लिखा हो कि केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध बताओ, ये नहीं लिखा उसमें प्रशासनिक बताना, वित्तीय बताना, विधायी बताना। तो आपको तीनों संबंध बताने पड़ेंगे, छोटे छोटे रूप में आपको 2 पेज में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, विधायी संबंध आपको लिखना पड़ेगा, प्रशासनिक संबंध आपको लिखना पड़ेगा, वित्तीय संबंध आपको लिखना पड़ेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि केंद्र राज्यों के मध्य संबंध बताओ, ऐसा लिखा रहेगा। या फिर आपसे जैसे आज ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ सकता है आपसे क्वेश्चन केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध बताइए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बताइए। तो देखो सबसे कठिन टॉपिकों में से एक है ये भी पॉलिटी का, केंद्र राज्य संबंध। इसको अच्छे से लिखना। ठीक है, 11 मार्कर में पर्टिकुलर एक संबंध आपसे पूछा सकता है, और तीनों संबंध भी 11 मार्कर में आपसे पूछा सकते हैं। तो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा तीनों संबंधों को लिखना छोटे छोटे रूप में। तो इस प्रकार से आ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना था 20 मिनट के अंदर। जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं मैं उनसे रोज़ बोलता हूँ वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और वही लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज का मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज का मॉडल आंसर क्या है, तो उत्तर ए है आपका पहला। तो आर्टिकल 51 को आपको लिखना था कि आर्टिकल 51 है क्या। तो देखो किस प्रकार लिखा मैंने, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक प्रमुख उपबंध। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित एक प्रमुख उपबंध है ये। स्थिति बता दी मैंने भाग 4, और फिर मैंने व्याख्या लिख दी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आप चाहो तो नीचे ऑनलाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है आर्टिकल 51 है। फिर आपको कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का आर्टिकल आता है तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है ना, फिर बी नंबर का क्वेश्चन देख लो। बी नंबर का आपको क्वेश्चन था क्षेत्रीय परिषद को बताना था कि क्षेत्रीय परिषद क्या है। तो देखो यह एक प्रमुख वैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं, संविधान में इसका उपबंध नहीं है। तो क्या है, वैधानिक निकाय है। गठन इसका हुआ है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। कार्य इसके जो है वो है क्षेत्रवाद, भाषावाद को कम करना और वह एकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रीय परिषद को लिखना था। ये आपसे 5 मार्कर में भी आ सकती है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करना था इसको। तो यह एक प्रमुख वैधानिक निकाय है। गठन इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। कार्य इसका क्षेत्रवाद, भाषावाद को कम करना, एकता को बढ़ावा देना। और कोई फैक्ट देना है तो और कोई फैक्ट में जो होता है कि क्या कहते हैं कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद दिल्ली में है, मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में है, पूर्व क्षेत्रीय परिषद कलकत्ता में, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई में, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद कहाँ पे है, गुवाहाटी में है।
एक और कार्य होता है इसका राजनीतिक समन्वय, विकासीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये सब इसके कार्य हो गए। गठन कौन करता है इसका? गठन इसका क्या करता है? राष्ट्रपति इसका गठन करता है। ये सब हो गए, तो कुल 6 हैं। तो ये सब ये आपसे 5 मार्कर में भी आ सकता है, ये क्षेत्रीय परिषद। तो 5 मार्कर के हिसाब से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर हम देखते हैं सहयोगी संघवाद को, ठीक है ना। सहयोगी संघवाद ही मैंने आपको दिया था, तो सहकारी संघवाद दिया था, सहकारी संघवाद। तो देखो सहकारी संघवाद क्या होता है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। शासन की वह व्यवस्था जिसमें केंद्र व राज्य के मध्य सहयोगी संबंध हो। तो सहकारी संघवाद होता है, हमारे देश में सहकारी संघवाद है शासन की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोगी संबंध हो। उनके बीच क्या होते हैं? क्षैतिज संबंध होते हैं। क्षैतिज संबंध होते हैं, वह एक दूसरे के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। समझ रहे ना? जैसे हमारे देश में है, केंद्र सरकार होती है, वो राज्य सरकार को पर्याप्त मौका देती है, पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। जो राज्य विशेष रूप से पिछड़े हैं उनके विकास के लिए कार्य करती है, उनके विकास के लिए अलग योजना बनाती है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी प्रदान करती है। तो ये सब क्या है? सहयोगी संघवाद के अंदर आता है। एक होता है सहकारी संघवाद के अंतर्गत आता है। एक होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद, तो उसमें केंद्र व राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा रहती है, तो वो हमारे यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो सहकारी संघवाद भारत में। प्रतिस्पर्धी संघवाद जो होता है उसमें क्या होता है? क्षैतिज संबंध नहीं होते केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य, उनके बीच में लंबवत संबंध होते हैं। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य से आगे निकलने की कोशिश करता है, तो राज्यों के बीच क्या होता है? प्रतिस्पर्धी भूमिका होती है, लेकिन जो केंद्र के साथ में वो सहयोगी भूमिका में रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब देख लेते हैं हम आंसर अपना, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देख लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, गांधीवादी सिद्धांतों को बताना था नीति निर्देशक तत्वों में जो गांधीवादी सिद्धांत है। दो 5-6 लाइन में आयोग के अनुसार तो 5-6 लाइन है, और मैं भी जब स्टैंडर्ड उत्तर बनाता हूँ तो मैं 5 से 6 लाइन ही उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो उसको जब लिखोगे तो बड़े बड़े आर्टिकल उनका जो सार है उनको लिखना पड़ेगा आपको। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते थे कि भाई गांधीवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद में मैंने डायरेक्ट आर्टिकल डाल दिया, तो मैंने आपको डायरेक्ट आर्टिकल डाल के लिख दिया। कोई इंट्रो कोई निष्कर्ष की कहानी नहीं है 5-6 लाइन के क्वेश्चन में। तो देख लो, पहला आर्टिकल है आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना, आर्टिकल 46 पिछड़े वर्गों के हितों में वृद्धि तथा शोषण से रक्षा, आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर में वृद्धि, मादक पदार्थों के औषधि प्रयोजन से भिन्न प्रयोग पर रोक, आर्टिकल 48 आ पर्यावरण संरक्षण में संबंध। पंचायतों का गठन, गांधी जी बोल रहे थे पंचायतों का गठन करने की जरूरत है, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी ये मानते थे कि जरूरी है ये। आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना पर बल दिया उन्होंने, बड़े बड़े उद्योगों को नकारा उन्होंने। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था, बड़े बड़े उद्योगों को नकारा, बोलते थे कि भाई छोटे छोटे उद्योगों से भारत का भला हुआ। आर्टिकल 46 बोलते थे पिछड़े वर्गों के हितों में वृद्धि तथा शोषण से रक्षा, मतलब वो बोलते थे पिछड़े वर्गों को हित करने की आवश्यकता है, ठीक है। कोशिश उन्होंने बहुत की। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर में वृद्धि, राज्य का ये कर्तव्य पोषाहार स्तर में वृद्धि करे। मादक पदार्थों का जो औषधि प्रयोजन है उसको तो मंजूरी दे, लेकिन भिन्न प्रयोग पर रोक लगाए। आर्टिकल 48 पर्यावरण के संरक्षण में समर्थन। तो ये आपके थे गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित आर्टिकल, और भी हैं शायद एक आध और है, तो आप उसको लिख लेना अपने हिसाब से। मूल कर्तव्य, अब मूल कर्तव्य का महत्व बताना था, तो मैंने कोई इंट्रो नहीं बताया कि भाई मूल कर्तव्य कहाँ है संविधान में, क्या है कैसा, दुनिया भर का नहीं, सीधे महत्व बता दिया मैंने। तो देखो, नागरिकों को तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में मदद करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। जब नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो मूल कर्तव्य क्या करते हैं? उनको सचेत करते हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य विरोधियों और समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई हमारे संविधान ने मूल कर्तव्य दिएगा, लोगों ने पढ़ा हुआ होता है कि नहीं यार, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना गलत बात है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना गलत बात है, ये सब। देख लो 30 नंबर का, मूल कर्तव्य नागरिकों की प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें अनुशासन में प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, अनुशासन बढ़ाते हैं, प्रतिबद्धता बढ़ाते हैं, देश प्रेम को बढ़ाते हैं, भाईचारे को बढ़ाते हैं, ठीक है ना।
जब देश में विपत्ति आए तो हमें इकट्ठे होकर खड़े रहना है। मूल कर्तव्य इस बात को बताते हैं। फिर देखो चौथा पॉइंट, मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। मूल कर्तव्य जो होते हैं वो अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। पांचवा पॉइंट देख लो, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इसमें किसी के भी पूर्ण न होने पर या सफल न रहने पर सरकार उचित दंड लगा सकती है, सजा का प्रावधान कर सकती है। राष्ट्रीय ध्वज को जलाओगे तो क्या होगा, रासुका लग जाएगी आपके ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाएगा आपको अंदर। पाकिस्तान के नारे लगाओगे तो क्या होगा, पाकिस्तान के नारे लगाओगे तो आपके साथ क्या हर्ष किया जाएगा, आपके ऊपर रासुका लगाएगी। रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको NSA बोलते, वो आपके ऊपर लगाया जाएगा, आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो ऐसे काम भी नहीं करने हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको भी, ये सबको है, लेकिन वो अत्यंतिक नहीं है स्वतंत्रता। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान का समर्थन करने लगो, पाकिस्तान के नारे लगाने लगो, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने लगो, ठीक है, तो कोई भी गलत टिप्पणी करने लगो, तो ये सब चीज़ें नहीं। किसी धर्म विशेष के बारे में गलत बोलने लगो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, नहीं बोल सकते ना। हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हम इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है कि समाज में आप दंगे भड़का दो। ये सब चीज़ें गलत हैं। तो ये होगा मूल कर्तव्य आपके। अब देख लो भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध। तो आपको प्रशासनिक संबंध तो मैं लिख के बता ही देता हूँ कैसा है, कैसा मैंने लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से कोशिश करनी है लिखने की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने। अब ये हेडिंग डली है, आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, मैंने हेडिंग डाल दी केवल आपको बताने के लिए। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, इसको लिखना था। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो, भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध जो है उसको निर्धारित करने वाले जो उपबंध हैं उनको क्या किया गया, 2 वर्गों में विभाजित किया गया। तो पहला वर्ग है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। जो राज्यों के ऊपर जो संघीय नियंत्रण है, केंद्र का नियंत्रण है, वो वाले उपबंध। दूसरा जो है वो है राज्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध। तो प्रशासनिक संबंध जिन उपबंधों से पता चलते हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो उन उपबंधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग है राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, दूसरा वर्ग है राज्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करने वाले उपबंध। अब सबसे पहले हम देखते हैं संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। तो दोस्त, फिर मैंने हेडिंग बनाई संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, फिर उनको लिखना चालू किया मैंने। यद्यपि राज्यों को सामान्यतः अपने प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तथापि केंद्र सरकार कुछ सीमा तक उन्हें नियंत्रित व निर्देशित कर सकती है। सभी राज्य स्वतंत्र हैं अपने प्रशासनिक निर्णयों के लिए, लेकिन कुछ मामलों में केंद्र सरकार उनको निर्देशित कर सकती है। वो उपबंध दिए गए हैं, ठीक है ना। तो उसमें से एक उपबंध है अनुच्छेद 256। इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और उस राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु केंद्र का राज्यों को निर्देश। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे रही है कि आप जो संसद द्वारा बनाए गए कानून उनका पालन करें, और राज्यों में भी जो विद्यमान कानून है उनका भी अच्छे तरीके से पालन करें। तो ये आर्टिकल बताता है 256, ठीक है। फिर दूसरा आर्टिकल अनुच्छेद 257 के तहत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न न करे। अब भाई, केंद्र के पास भी कार्यपालिका शक्ति है, राज्य के पास भी है, केंद्र में भी गवर्नमेंट है, राज्य में भी गवर्नमेंट है, लेकिन राज्य की गवर्नमेंट इस प्रकार का कोई काम ना करे कि जिससे कि केंद्र की जो शक्ति है कार्यपालिका की वो क्या हो, बाधित हो। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं संचार साधनों के रखरखाव हेतु राज्यों को निर्देश, रेलवे की सुरक्षा हेतु निर्देश। रेलवे काय में आता है, सेंट्रल में आता है, सेंट्रल की कार्यपालिका शक्ति में आता है। रेलवे की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य होगा कि रेलवे की सुरक्षा करे। तो वो इस प्रकार से गवर्नमेंट चलाए अपनी कि भाई रेलवे की सुरक्षा हो, या और भी जो केंद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा हो, उसमें बाधा उत्पन्न ना हो। समझ रहा। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 257। तो हम कौन से उपबंध देख रहे हैं, संघीय नियंत्रण वाले उपबंध देख रहे हैं। तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 256 है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 257 है। फिर देख लो अनुच्छेद 258, राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या
उसके किसी अधिकारी को संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विषय को सौंप सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके किसी अधिकारी को, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर सकता है, उस सरकार, जो राज्य की सरकार है उसको या उसके किसी अधिकारी को संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उससे संबंधित किसी विषय को सौंप सकता है। समझ रहे आप? जैसे रेलवे आती है काय में, सेंट्रल के अंडर में आती है, ठीक है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। वो राज्य के किसी अधिकारी को या राज्य सरकार को सौंप सकता है कि भाई पर्टिकुलर रेलवे की देखरेख आपको करनी है, इस प्रकार के कार्य। फिर अनुच्छेद 258 में है, इसी प्रकार किसी राज्य का राज्यपाल भी, जो राज्य का राज्यपाल है वो भारत सरकार को ऐसे किसी विषय से संबंधित करते जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति या विस्तार को सौंप सकता है। तो भारत सरकार या भारत सरकार कोई अधिकारी है उसको भी राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित करते सौंप सकता है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 258। फिर देख लो अनुच्छेद 339 ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यों को लागू कराने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। तो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित, ठीक है ना, कि कल्याण से संबंधित कार्यों को लागू कराने के लिए केंद्र क्या कर रहा है, राज्यों को निर्देश दे रहा है। अनुच्छेद 351 देख लो, हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, राज्यों को निर्देश दे रही है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो ये होगा क्या, संघीय नियंत्रण वाले उपबंध। तो प्रशासनिक संबंधों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है संघीय नियंत्रण वाले उपबंध, दूसरा है संघ तथा राज्यों के मध्य परस्पर समन्वयकारी उपबंध। तो देख लो परस्पर समन्वयकारी उपबंध कौन से हैं। तो एक वर्ग हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा वर्ग है परस्पर समन्वयकारी उपबंध। संविधान निम्नलिखित उपबंध, संविधान के निम्नलिखित उपबंध राज्यों के बीच परस्पर, ठीक है ना, समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। तो संविधान के जो निम्नलिखित उपबंध संघ एवं राज्यों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य, ठीक है ना। तो जो समन्वयकारी उपबंध हैं वो ये निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देख लो अनुच्छेद 261, पूरी विश्वास एवं पूरी मान्यता खंड। तो ये अनुच्छेद 261 के अंतर्गत ये है कि अनुच्छेद 261 के तहत यह कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद 261 जो बोलता है कि केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, उसके समस्त कार्य, उसकी समस्त न्यायिक कार्रवाइयों, उसके अभिलेखों को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में क्या दिया जाएगा, विश्वास और मान्यता प्रदान की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 261 बोलता है। अनुच्छेद 262 देख लो, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों, जलाशयों आदि के जल के प्रयोग, वितरण एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान कर सकती है। तो दो राज्यों के बीच जो जल विवाद हैं उनके लिए क्या कर सकती है, संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 262 बोल रहा है, कानूनी बनाए हैं। तो इस अनुच्छेद के से संसद ने 2 अधिनियम पारित किए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो ये आपका हो गया। अनुच्छेद 263 बोलता है क्या, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन। तो अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन क्या बोलता है, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद क्या करती है, परस्पर समन्वय का काम करती है विभिन्न राज्यों के मध्य तथा केंद्र के मध्य। तो ये अनुच्छेद जो हैं आपके, ठीक है ना, 261, 262, 263 ये हैं परस्पर समन्वयकारी उपबंध। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब इनको आपको छोटा करके लिखना है, ठीक है ना, 261 को छोटा करके लिखना है, थोड़ा सा छोटा करके लिख दो, ठीक है, 262 को छोटा करके लिख दो। तो इस प्रकार से करना है। तो ये आपके हो गए प्रशासनिक संबंध के दोनों वर्ग खत्म हो गए। फिर मैंने लिख दिया केंद्र व राज्य के मध्य विवाद के मुद्दे, ठीक है ना, केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक विवाद के मुद्दे, ठीक है ना, केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक विवाद के मुद्दे। तो प्रशासनिक विवाद किन कारणों से होता है वो सब लिखा है। तो देखो प्रशासनिक विवाद किन कारणों से होता है, राज्य और केंद्र के मध्य। सबसे पहला है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो हमेशा से ही विवाद का विषय रही हैं राज्य और केंद्र के बीच।
भर्ती कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की आईएएस आईपीएस की भर्ती कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ट्रेनिंग कौन देती है? केंद्र सरकार देती है। काम कहाँ करते हैं? राज्य सरकार में। काम वो करते हैं राज्य के लिए, राज्य के जो विभिन्न जिले होते हैं, विभिन्न संभाग होते हैं और उच्च प्रशासनिक पद होते हैं राज्य के, उनको वो संभालते हैं। तो एक विवाद का विषय है कि भाई ट्रेनिंग केंद्र सरकार कर रही, काम राज्य के लिए कर रहा है। अनुच्छेद 356 जो है उसका दुरुपयोग। अब अनुच्छेद 356 कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होता है। राष्ट्रपति शासन कई बार जबरदस्ती लगा दिया था राज्य में, तो ये भी विवाद का मुद्दा है। केंद्र के द्वारा अर्धसैनिक बलों को राज्यों में भेजना। अनुच्छेद 355 के तहत यदि वहाँ पे संवैधानिक स्थिति जो है खराब है, वहाँ की खराब हो गई है, तो क्या अर्धसैनिक बल भेज सकता है केंद्र सरकार। चौथा है केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के कार्यक्रम में हस्तक्षेप। तो केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों के कार्यक्रम में हस्तक्षेप, एक दूसरे में हस्तक्षेप करते रहते केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में, राज्य सरकार के कार्यक्रमों में। जैसे भाई वैक्सीन दी गई, उस हिसाब से आप बांट नहीं रहे, केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है आपको, या केंद्र सरकार की कोई योजना, या मान लो उज्ज्वला योजना, उसके तहत पैसे बांटने, वो ढंग से नहीं हो पा रहा काम, ये सब चीज़ें। एक और है राजनीतिक भेदभाव। राजनीतिक भेदभाव होता है। राजनीतिक भेदभाव इस प्रकार होता है, जैसे केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, या मान लो कांग्रेसी गवर्नमेंट है, अन्य स्टेट में कोई और अदर गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो वो क्या करती है? भेदभाव करती है उन स्टेटों के साथ में जिसमें उसकी गवर्नमेंट नहीं है। तो ये सब भी देखने को मिलता है। तो ये सब प्रशासनिक संबंध में क्या होता है? दरार डालते हैं। ये पर्टिकुलर आपसे पूछ सकते हैं 5 मार्कर में, तो उसको वही कर लेना अच्छे से। 5 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलर कि भाई केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं, तो ये आपका हो जाएगा। फिर देख लो लास्ट में मैंने लिख दिया केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों में समन्वय के साधन, ठीक है। ये लाइन थोड़ा जटिल लग रही हो आपको कि लिखा क्या है, तो मतलब ये सुझाव दिए गए हैं यहाँ पर, सुझाव जो अभी तक जो, या फिर जो अभी तक कार्य हो चुके ना, वो दिए गए हैं, ठीक है ना, कि भाई केंद्र राज्य के संबंध में समझ रहे आप कि अभी तक जो कार्य किए गए हैं, इनके बीच में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए, केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को मधुर करने के लिए जो कार्य किए गए हैं वो लिखेगा। तो देख लो सबसे पहले कौन कौन से हैं। संवैधानिक साधन, तो अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या करती है? केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, यही विवाद का मुद्दा है और यही क्या करती हैं? समन्वय बनाने का कार्य करती है अखिल भारतीय सेवाएं। तो अनुच्छेद 312 है अखिल भारतीय सेवाएं, संवैधानिक उपबंध में देख रहे हैं हम अभी। फिर राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की भूमिका एक विवाद का विषय भी है। राज्यपाल का पद जो है वो विवाद का विषय है। राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि बोला जाता, जनरली उसको बोला जाता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है राज्यों में जबरदस्ती हस्तक्षेप करता है, ठीक है ना। तो राज्यों की भूमिका सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। वित्त आयोग जो है संवैधानिक उपबंध, राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए वित्त आयोग जो है वित्त के लिए अनुशंसा करता है, आर्टिकल 280। एकीकृत न्यायपालिका का होना क्या है? केंद्र व राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश है। एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका भिन्न नहीं है, तो सही निर्देश देती है, बिना भेदभाव के काम करती है, तो ये सब चीज़ें। अंतर्राज्यीय जल परिषद, ठीक है ना, अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल परिषद के गठन की बात कही गई है। तो ये प्रशासनिक संबंध में मधुरता लाने के प्रयास हैं अभी तक के, ठीक है ना। आप प्रयास लिख सकते हैं यहाँ पर, साधन की ये प्रयास लिख दो। फिर वैधानिक अथवा सांविधिक। वैधानिक अथवा सांविधिक का मतलब है, सांविधिक लिखा है विधिक, ठीक है ना, मतलब इसके लिए वैधानिक उपबंध है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक उपबंध। तो उसमें आती है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है कि जिसमें क्या हो? मधुर संबंध हो। फिर देख लो संविधानोत्तर, मतलब संविधान के बाहर, जो वैधानिक में भी नहीं आते, संविधान के बाहर कौन कौन से उपबंध किए गए। तो सबसे पहला है नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद 1961। तो इन सब का गठन किया गया, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। 1990 में इसका गठन किया गया। अध्यक्ष इसका पीएम होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का, याद कर लेना, 3 मार्कर में पूछा सकता आपसे। तो ये होगा संविधानोत्तर प्रयास, केंद्र व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों को मधुर बनाने के। फिर देख लो सम्मेलन। तो सम्मेलन में मुख्यमंत्रियों अथवा मुख्य सचिवों का सम्मेलन, तो अभी हुआ था, मुख्य पदाधिकारियों का भी सम्मेलन होता है, ठीक है ना।
तो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है जिसमें वो एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझें, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मुख्य सचिव जो होते हैं उनका सम्मेलन होता है विभिन्न राज्यों के, केंद्र के, परस्पर बैठें, प्रशासनिक जो मनमुटाव खटास है उनको क्या कहते हैं, कम करें। तो ये सब क्या कहते हैं आपके प्रयास थे केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को मधुर बनाने के। ये आपसे पर्टिकुलर 5 मार्कर में ये भी पूछ सकते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक विवाद के कारण भी आपसे पूछा सकते हैं, तो आपको इनको ठोक देना है। हल पूछें कि केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को लिखो, तो आपको ये ठोक दें, सॉरी ये ठोक देने हैं आपको, ये पूरे ठोक दो। तो इस प्रकार से करना था। इसी प्रकार से आपको वित्तीय संबंध भी करने हैं, इसी प्रकार से आपको वैधानिक संबंध भी करने। तो ये इस प्रकार से आपको करना था। लास्ट में एक निष्कर्ष लिख दो, ठीक है ना, कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य, ठीक है ना, प्रशासनिक, ठीक है ना, प्रशासनिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। आवश्यकता इनके उचित क्रियान्वयन की है, या केंद्र व राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से लिख दो। ये सब चीज़ें हो गई आपकी, इस प्रकार से करना था। तो निष्कर्ष मैंने लिखा नहीं, निष्कर्ष आपको बोल के बता दिया, आप इस प्रकार से लिख लेना। यहाँ पर अच्छे निष्कर्ष लिखो, अच्छे निष्कर्ष बनाना सीखो। तो ये आज का आपका मॉडल आंसर था। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।